विराट भी वो समय याद करके मुस्कुरा उठा। सानिया आगे कहने लगी, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कब मैं तुमसे प्यार करने लगी। जब अपनी फीलिंग्स समझ आई तो तुम्हारी इमेज की वजह से खुद को तुमसे दूर रखने में ही मुझे बेहतरी नजर आई। अच्छा जी, क्या बुराई थी मेरी इमेज में? मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की के बारे में सोचा भी नहीं। प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ भी मैंने एक दूरी रखी है जिससे कभी वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील ना करे। विराट ने कहा, जानती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी मेरे लिए कुछ अलग फील करते हो। तुम्हारे आसपास मंडराती लड़कियों को देखकर मुझे तो यही लगता था कि तुम्हारे लिए भी प्यार मोहब्बत एक टाइम पास की चीज़ है। सानिया ने कहा तो विराट उसे घूरने लगा। जिस दिन तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही थी मैं खुशी के मारे पागल होने वाली थी। फिर ख्याल आया कि तुम कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना। अपने आसपास रहने वाली स्मार्ट और अप टू डेट लड़कियों को छोड़कर तुम्हें मेरे जैसी ऑर्डिनरी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? अच्छा, इसीलिए तुमने मेरी फीलिंग्स का कचरा बना दिया। पता भी है उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी मैंने। विराट ने शिकवा किया तो सानिया ने कान पकड़ लिए। इस बात के लिए मैं खुद भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। तुमने इतना कुछ किया था और मैंने सब स्पॉइल कर दिया। इट्स ओके, अब इतना सैड फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए वो हर दिन खास हो जाता है जब तुम ये कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। विराट ने बेहद प्यार से कहा। एक बात पूछूं तुमसे? सानिया ने कहा तो विराट ने सिर हिलाया। पूछो। तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? मीन्स मेरे जैसी लड़की से जो तुम्हारे स्टेटस से इतना भी मैच नहीं करती। प्यार स्टेटस देखकर नहीं किया जाता सानिया, वो तो बस हो जाता है। ये बात मैंने भी तभी जानी जब तुम मेरी लाइफ में आई। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा एटीट्यूड, यहाँ तक कि तुम्हारा गुस्सा सब अच्छा लगता था मुझे। तुम खुद को ऑर्डिनरी कहती हो ना, लेकिन मेरी नज़र से देखोगी तब पता चलेगा कि तुमसे स्पेशल कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। विराट, तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? बहुत मुश्किल से किसी पर ट्रस्ट करना सीखा है मैंने। इस बार कुछ गलत हुआ तो सिर्फ मेरा दिल नहीं टूटेगा, मैं खुद भी टूट जाऊंगी। ट्रस्ट मी सानिया, तुमसे अलग होकर मैं भी नहीं जी पाऊंगा। और डोंट वरी, मैं कभी किसी भी रीजन की वजह से तुमसे दूर नहीं होऊंगा, क्योंकि तुमसे स्पेशल कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। तुम नहीं तो विराट भी नहीं। विराट ने कहा तो वो उसके गले लग गई। विराट ने भी उसे खुद में भींच लिया। इन सारी पास्ट की बात हो या फिर इस डर का रीज़न भाई और प्रिया का अलग होना है ना? विराट ने उसे गले लगाए हुए ही पूछा तो सानिया ने हाँ में सिर हिलाया। मैं किसी भी रीज़न की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहती विराट, ना ही ये चाहती हूँ कि मेरे बारे में तुम्हें किसी और से कुछ पता चले। टेंशन मत लो, कोई कुछ तुम्हारे बारे में कहेगा तो अपने कान बंद कर लूंगा। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी तभी जानना है जब तुम खुद मुझे बताओगी। विराट ने कहा तो सानिया हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने पूछा, भाईजान और प्रिया का रिश्ता क्या अब कभी ठीक नहीं होगा? अगर भाई चाहते तो ये कभी खराब ही नहीं होता। खैर, अब रिश्ते की कोई होप नहीं है। प्रिया अब किसी और के साथ इंगेज्ड हो चुकी है। उसने बहुत मुश्किल से मूव ऑन किया है। उसके दोस्त होने के नाते हमें उसका साथ देना चाहिए। विराट की बात पर सानिया ने सहमति में सिर हिला दिया। खुराना हाउस। चंचल जी प्रिया को कुछ सामान दिखा रही थी जो उन्होंने शादी के लिए खरीदा था, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था। वो किसी और ही ख्याल में गुम थी। प्रिया, चंचल जी ने ये कोई तीसरी बार पुकारा था उसे। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। ऐसा कब तक चलेगा प्रिया? ये ठीक नहीं है बेटे, उन्होंने दुखी होते हुए कहा तो प्रिया बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा। बेटा कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। माँ हूँ तुम्हारी, सब समझती हूँ। तुम्हारे चेहरे से ही पता चलता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। वो बोली तो प्रिया ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ मम्मा, धीरे धीरे इस रिश्ते को पूरी तरह अपना लूंगी। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। तुम कहो तो डेढ़ को बोलकर शादी की डेट आगे बढ़वा दी जाए। चंचल जी ने कहा तो वो हंस पड़ी। क्या फायदा, शादी कभी हो, अपने सपने टूटने की तकलीफ इतनी ही होगी। वैसे भी शादी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या एक बार मैं उस लड़के से बात करूं जिससे तुम? चंचल जी ने बात अधूरी छोड़ दी। हालांकि वो जानती थी कि प्रिया जिससे प्यार करती है वो लड़का कबीर ही है। फिर भी उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। नहीं मम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी उनसे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। उन्हें क्या लगता है वो मुझे छोड़ देंगे तो मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैं दिखा दूंगी कि उनके बिना भी खुश रह सकती हूँ मैं। प्रिया ने गुस्से में कहा। लेकिन बेटा, जिंदगी, वो कुछ समझाना चाहती थी लेकिन प्रिया ने बात बदल दी। आप ये सब बातें छोड़िए, मुझे दिखाइए ना कि क्या खरीदा है आपने मेरे लिए।
चंचल जी समझ गई कि अब किसी भी बात का मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने भी एक गहरी सांस ली और उसे सामान दिखाने लगी। अगले दिन प्रिया को अभय के साथ शॉपिंग पर जाना था, लेकिन उसका जाने का जरा भी मन नहीं था। एक तो वो चाहकर भी उसके साथ सहज नहीं हो पाती थी, दूसरा उसका अजीब सा व्यवहार। अपनी बातों और सोच से तो कहीं से भी वो फॉरेन रिटर्न्स नहीं लगता था। वो बहुत दकियानूसी विचारों वाला इंसान था। उसे प्रिया की हर चीज़ से प्रॉब्लम थी। उसके कपड़े पहनने से, उसके अपने दोस्तों के साथ रहने से, या हर वो काम जो प्रिया को पसंद था। प्रिया को उसके साथ हमेशा ही एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। आज भी वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए उसके साथ जाने को मजबूर थी। उसके कार में बैठते ही अभय शुरू हो गया। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अभय ने गुस्से में कहा तो प्रिया चिढ़कर बोली, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? लोगों को अट्रैक्ट करना अच्छा लगता है ना? बड़ा मजा आता है जब वो तुम्हें घूर घूर कर देखते हैं। उसने बेहद घटिया तरीके से कहा तो प्रिया का दिमाग खराब हो गया। लिसन मिस्टर अभय राजन, मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं ये मेरा डिसीजन होगा। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझे? तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम्हें वैसे ही रहना होगा जैसा मैं चाहूंगा। अभय ने दांत पीसते हुए कहा। उसे प्रिया का मनमानी करना कभी भी पसंद नहीं आया था। गलत फहमी है तुम्हारी, आज तक मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मुझ पर बाउंडेशन नहीं लगाई। तुम होते कौन हो? प्रिया घूरते हुए बोली, फियोंसे हूं तुम्हारा और बहुत जल्द तुम्हारा सब कुछ बनने वाला हूं। तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था कि ये शादी मैं सिर्फ अपने डैड के लिए कर रही हूँ। प्रिया ने बिना किसी भाव के कहा। मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो, मुझे बहस करने वाली लड़कियां जरा भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बनकर रहो, वरना सोचो क्या होगा अगर मैं बारात लेकर ना आऊं तो। फिर सोचो क्या होगा तुम्हारे डैड और उनकी इज्जत का। प्रिया ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक गंदी सी हंसी थी। प्रिया का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने किसी तरह से खुद को रोक लिया। शॉपिंग के बाद उसके पास किसी का फोन आया तो वो प्रिया को घर जाने का बोलकर निकल गया। उसके जाने के बाद प्रिया ने चैन की सांस ली। उसने कैब बुक की और मॉल से बाहर आकर कैब का वेट करने लगी। तभी उसके पास एक जानी पहचानी कार आकर रुकी। प्रिया के कुछ समझने से पहले ही कार का शीशा नीचे हुआ और उसमें से किसी ने उसे पुकारा, है प्रिया, तुम यहाँ अकेली इस वक्त? आप? प्रिया उस शख्स को देखकर हैरानी से बोली तो उसने दूसरी तरफ इशारा करके कहा, अभिमन्यु कबीर के साथ आया था उसकी ड्रेसिंग के लिए। दूसरी सीट पर कबीर को देखकर प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने नजरें फेर ली और बोली, मैं यहाँ शॉपिंग पर आई थी अपने फियोंसे के साथ। उसने फियोंसे पर जोर डालकर कहा और आगे बोली, अब शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं ना, इसलिए हम लोग शॉपिंग के साथ साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो ये सब कबीर को सुनाने के लिए कह रही थी। उसका इरादा कबीर को तकलीफ देने का था। इसमें वो कामयाब भी हो गई। कबीर को प्रिया के मुंह से उसके किसी और के होने की बात सुनकर बेहद तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने दिया। वैसे आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? आपके फियोंसे कहाँ हैं? अभिमन्यु ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, एक्चुअली उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। प्रिया उनके साथ ही घर तक आए, लेकिन पूरे रास्ते उसने और कबीर ने ना तो एक दूसरे की तरफ देखा और ना ही कुछ बात की। अभिमन्यु ने कार रोकी तो प्रिया जल्दी से उतरकर अंदर चली गई। उसे बहुत तेज रोना आ रहा था। कबीर के सामने तो उसने किसी तरह से खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी आज कई दिनों के बाद उसके साथ होने की वजह से उसे वो सभी लम्हे याद आने लगे थे जब वो दोनों साथ थे। उसके साथ ही कबीर का दिया धोखा भी याद आ गया कि किस तरह से उसने बिना उसकी मर्जी जाने, बिना उससे कुछ कहे, बिना उसका दिल तोड़ा था। बचपन की तरह इस बार भी बिना उससे कुछ कहे वापस चला गया था। प्रिया के हजार बार किए फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब भी नहीं देता था। फिर एक दिन साफ साफ कह दिया कि वो उसके साथ और नहीं रह सकता, इसलिए उसे परेशान करना बंद करे और अपने डैड की पसंद के लड़के से शादी कर ले। कबीर का भी यही हाल था। उसे भी वो दिन याद आ गया था जब अभिनव जी ने उसे प्रिया के साथ देखा था। उस दिन कबीर पूरी रात ठीक से नहीं सो पाया था। पूरी रात सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अगले दिन ही अभिनव जी को अपने और प्रिया के बारे में बता देगा और उनसे प्रिया का हाथ मांग लेगा। जब वो उनसे मिलने उनके घर पहुंचा तो प्रिया कॉलेज जा चुकी थी। चंचल जी ने उसे बताया कि अभिनव जी अपने कमरे में हैं, तो वो सीधा वहीं चला गया। आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे पता था कि आज तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। कबीर ने दरवाजे को नॉक किया तो अभिनव जी उसे अंदर आने की परमिशन देते हुए बोले। कबीर ने हैरानी से उन्हें देखा। उनके अंदाज ने तो ये साफ कर दिया था कि उन्होंने प्रिया को उसे किस करते देख लिया था, इसलिए उसने भी सीधे मुद्दे की बात करने का सोचा।
अंकल, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। कबीर ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। अभिनव जी बिना किसी भाव के उसे देखते रहे। तो कबीर ने ही वापस बात की शुरुआत की। अंकल, मैं प्रिया से शादी, उसने कहना शुरू ही किया था कि अभिनव जी उसकी बात काटते हुए बोले, क्या कर सकते हो मेरी बेटी के लिए? जी, मैं कुछ समझा नहीं, कबीर ने चौंकते हुए कहा। इसमें ना समझने जैसी कौन सी बात है? मैंने सीधा सा सवाल किया है कि तुम प्रिया के लिए क्या कर सकते हो? तुम लोग कस्में वादे खाते हो ना, प्यार में जान देने की, चांद तारे तोड़ने की, और भी पता नहीं क्या क्या। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि तुमने कौन से वादे किए हैं। मैं वादों में नहीं अंकल, निभाने में यकीन रखता हूँ, कबीर ने कहा। तो अभिनव जी मुस्कुराए। मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे घरों से रिश्ते आए हैं, एक से एक काबिल लड़कों के। लेकिन मैं उसकी शादी तुमसे करा सकता हूँ अगर तुम वादा करो कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे, उसे हमेशा खुश रखोगे। प्रिया मेरी जिंदगी है, उसके चेहरे की मुस्कान मेरे लिए भी उतनी ही कीमती है जितनी कि आपके लिए। और इस मुस्कान को बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कबीर ने कहा। अपनी जॉब छोड़ सकते हो? अभिनव जी ने पूछा। तो कबीर ने चौंक कर उन्हें देखा। अंकल, आप ये कैसा? कबीर ने कुछ कहना चाहा तो अभिनव जी ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो कबीर, क्या तुम प्रिया के लिए अपनी फौज की नौकरी छोड़ सकते हो? नहीं, कबीर ने कुछ देर की चुप्पी के बाद जवाब दिया। वो जानता था उसका ये जवाब उससे उसकी हर खुशी छीन सकता था। अभिनव जी उसके उत्तर से खामोश रह गए। अंकल, मैंने पहले भी कहा है, ये मेरे लिए कोई जॉब नहीं है, मेरा जुनून है, देश सेवा। मैंने फौज की वर्दी पहनते समय कुछ कस्में खाई थी जिन्हें मैं मरते दम तक निभाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी ये सब छोड़कर अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अगर देश के प्रति तुम्हारा कुछ फर्ज है तो परिवार के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। अभिनव जी ने उसे अपने नजरिए से समझाने की कोशिश की। मैं दोनों फर्ज एक साथ निभा सकता हूँ अंकल, कबीर दृढ़ता से बोला। ये सब कहने की बात है, सोचो अगर देश के प्रति फर्ज निभाने में तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो फिर क्या होगा तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी पत्नी का? तुम तो शहीद कहलाओगे, लोग कुछ दिन तुम्हारे बारे में बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हारी पत्नी, उसका क्या होगा? कभी सोचा है? उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। कबीर उनकी बात सुनकर खामोश रह गया। उसे हमेशा से इस बात का डर लगता था, इसीलिए उसने बहुत कोशिश की थी प्रिया से दूर रहने की, उसे बेइंतहा चाहने के बाद भी। आज उसका वही डर उसके सामने सवाल बनकर खड़ा हो गया था। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे और प्रिया के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश रहूंगा अगर तुम सिर्फ प्रिया के बारे में सोचो तो। वैसे भी क्या रखा है उस जॉब में? यहाँ मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, इसे संभालो। प्रिया से शादी करके सुखी जीवन जियो। अभिनव जी ने फिर से उसे समझाया और अपना फैसला साफ साफ सुना दिया। एक बात तो साफ है कबीर, जब तक तुम्हारे सर से ये देश सेवा का भूत नहीं उतरेगा, मैं प्रिया का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है अंकल, आपको जैसा ठीक लगे, आप प्रिया के पिता हैं, आपको उसके लिए फैसले लेने का पूरा हक है। आखिर आपसे बेहतर कौन समझ सकता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत? कबीर ने हाथ जोड़कर कहा और उठकर बाहर जाने लगा। तो अभिनव जी ने कहा, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, कबीर ने कहा और बाहर चला आया। बाहर आते ही आंखों में अब तक जबरदस्ती रोके हुए आंसू बह गए। उसी दिन वो वहां से वापस लौट गया। कबीर ने अपने आंसू पोंछे जो बीती बातें सोचते हुए उसकी आंखों से बहने लगे थे। कब तक खुद को ऐसे तकलीफ देगा यार? अभिमन्यु ने पूछा। वो कब से उसे देख रहा था। अब तो ये दुख सारी जिंदगी का है, कबीर ने फीका सा मुस्कुरा कर कहा। अब भी सब सही हो सकता है अगर तू चाहे तो, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने उसे हैरानी से देखा। तू कहना क्या चाहता है? यही कि तू अंकल की बात मान ले। देख यार, इससे सब सही हो जाएगा, तुझे प्रिया मिल जाएगी और प्रिया को उसकी खुशी, अभिमन्यु ने कहा। ये तू क्या कह रहा है, एक फौजी होकर भी? कबीर ने हैरान होते हुए पूछा। इस वक्त मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ जो अपने यार को ऐसे टूटते बिखरते नहीं देख सकता। यहाँ तो तकलीफ में है और वहाँ प्रिया दुखी है। क्या हुआ उसे? कबीर ने परेशान होकर पूछा। मैंने नोटिस किया है इस शादी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तूने देखा नहीं था आज उसकी मुस्कान कितनी फेक सी थी? कबीर को याद आया कि आज प्रिया सच में कुछ परेशान सी थी। शायद ये उसके साथ होने की वजह से था। तेरी एक हाथ से सब ठीक हो जाएगा यार, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने रूखे अंदाज में कहा, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, उसकी शादी होने जा रही है। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? ये तू भी अच्छी तरह जानता है कि प्रिया की खुशी तेरे साथ रहने में है। आखिर चाहता क्या है तू? वो लड़की घुट घुट कर मर जाए? बोल अभिमन्यु,
कबीर ने तेज आवाज में कहा तो अभिमन्यु व्यंग्य से मुस्कुराया। ये सही है तेरा, तू उसके लिए कुछ बुरा सुन नहीं सकता, लेकिन उसके साथ बुरा करने में तुझे कोई परेशानी नहीं है। एक बात बोलूं, तू और उसके डेढ़ दोनों ही सेल्फिश हैं, तुम दोनों को सिर्फ अपनी पड़ी है। खुराना हाउस। प्रिया बाल बना रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर देखा अभय का नाम देखकर उसने फोन नहीं पिक किया। वो नहीं चाहती थी कि सुबह सुबह उससे बात करके उसका मूड खराब हो, लेकिन जब उसका फोन लगातार आने लगा तो मजबूरन उसे कॉल पिक करनी पड़ी। कहाँ थी, कब से कॉल कर रहा हूं मैं? उसने झल्लाहट से पूछा। नहा रही थी, प्रिया ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा। अच्छा ठीक है, सुनो, मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें आज डिनर पर बुला लिया है, तुम भी आ जाना। अबे ने ऑर्डर दिया। तुम सडनली कुछ भी कैसे प्लान कर सकते हो? कम से कम मुझसे ये तो पूछना चाहिए था कि मैं आज शाम फ्री भी हूं या नहीं। आज मुझे जरूर असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। प्रिया ने गुस्से में कहा। पूछना चाहिए था से क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं हर काम तुझसे पूछ कर करूंगा क्या? और ये क्या तुम जब देखो जब पढ़ाई का बहाना बनाती रहती हो? करना क्या है तुम्हें इतना पढ़कर? कौन सा कलेक्टर बनना है? अभय की तीखी आवाज आई। कलेक्टर नहीं बनना, लेकिन मेरे डैड का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे संभालना है। एक मिनट, तुम सिर्फ घर संभालने की ट्रेनिंग लो, ये बिजनेस की बात ना मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। अभय बोला। प्रिया का दिमाग ही खराब हो गया, वो उसे कुछ सुनाती उससे पहले ही अभय ने फोन कट कर दिया। तो प्रिया ने गुस्से में फोन पटक दिया। अगले दिन वो असाइनमेंट सबमिट करने कॉलेज आई थी, लेकिन उसका मूड अब भी ठीक नहीं था, इसलिए विराट और सानिया उसे जबरदस्ती अपने साथ घुमाने ले गए ताकि उसका मन बहल सके। इस वक्त वो उनके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, तभी अचानक कहीं से अभय आ गया। सानिया और विराट ने मुस्कुराकर उसे हेलो कहा तो वो भी हंस हंस कर उनसे बात करने लगा। प्रिया उसके दोहरे चरित्र पर हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। इस समय उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस इंसान की हकीकत कुछ और होगी, वो हकीकत जो सिर्फ प्रिया जानती है। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कुछ देर बाद उसने कहा तो प्रिया बोली। कहो। अरे पर्सनल बात है यार, किसी के भी सामने कैसे कह सकता हूँ? तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे साथ साइड में आओगी? अभय ने मुस्कान के साथ कहा तो प्रिया ना चाहते हुए भी उसके पीछे आ गई। एक तरफ आकर अभय ने उसकी बाह पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए एक तरफ ले आया। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रिया ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। कल मेरे दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं था तुम्हारे पास, आज अपने दोस्तों के साथ शहर भर में घूमने का टाइम मिल गया। अभय ने लाल आंखों से देखकर कहा। हाँ मिल गया टाइम, मेरा जब मन होगा अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। तुम भी तो घूमने ही आए हो ना? प्रिया बोली। घूमने नहीं आया, काम के सिलसिले में आया हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं मर्द हूँ, मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, समझी? मैं भी तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, समझे? आगे से इस तरह से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ, बुरा लग गया प्रिया बेबी को? तब बुरा नहीं लगता जब दिन भर अपने उस दोस्त के साथ बेशर्मों की तरह आवारागर्दी करती फिरती हो, उल्टे सीधे पोस्ट करती हो ताकि और लड़के उस पर कमेंट करें और तुम खुश हो सको। प्रिया ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा दिया। आज उसने बदतमीजी की हद पार कर दी थी। अभय ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया और गुस्से में बोला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी पछताओगी। इधर सानिया और विराट प्रिया का इंतजार कर रहे थे। वो बहुत देर पहले अभय के साथ अंदर गई थी, लेकिन अब तक बाहर नहीं आई थी। ये कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं? सानिया बोली तो विराट ने कहा रुको मैं देख कर आता हूँ। विराट उस तरफ चला गया। उसने देखा कि प्रिया और अभय किसी बात पर बहस कर रहे थे। उसे उनकी बातें तो सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन इस वक्त दोनों ही गुस्से में लग रहे थे। अभय ने प्रिया को पकड़कर दीवार से लगा दिया तो विराट तेजी से उस तरफ बढ़ा। तभी अभय ने उसे आते देख लिया। उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा, बहुत वक्त हो गया हमें, अब तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। प्रिया उसके अचानक से गिरगिट की तरह रंग बदलने पर हैरानी से उसे देखने लगी। जल्दी ही उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए जब उसने विराट की आवाज़ सुनी। प्रिया, सब ठीक है ना? विराट ने अभय को घूरते हुए प्रिया से पूछा। जी सब ठीक है। मैं प्रिया को समझा रहा था कि उसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन वो मेरे पास रहना चाहती है। अभय ने बात बदल दी। मैंने अपनी दोस्त से सवाल किया है, विराट ने तीखी आवाज में कहा। वो अब भी उसे घूर रहा था। अभय सही बोल रहा है, प्रिया ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा तो अभय मुस्कुराने लगा। प्रिया ने उसे घूर कर देखा और बाहर चली गई, उसके पीछे विराट भी। बस कुछ दिन और, फिर तुम दोनों के तेवर तो मैं ठीक करूंगा। अभय ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। प्रिया बहुत परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसने गुस्से में बिना सोचे समझे अभय से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन अब उसे अपनी भूल का पता चल गया था। अभय का व्यवहार दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि सबके सामने वो बहुत अच्छे से बिहेव करता, उसकी छवि बहुत अच्छी थी। अभिनव जी भी उस पर आंखें मूंद कर भरोसा करने लगे थे। दूसरी वजह ये भी थी कि वो कबीर का गुस्सा खुद पर उतारना चाहती थी। उससे प्यार करने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए खुद को सजा देना चाहती थी। इसलिए उसने इस शादी से इनकार नहीं किया था। शादी का दिन भी नज़दीक आ गया लेकिन प्रिया शादी से इनकार नहीं कर पाई। अब तो धीरे धीरे शादी की रस्में भी स्टार्ट हो गई। फिर उसने भी ये सोचकर चुप्पी लगा ली कि एक तरह से अभय ही उसके लिए ठीक है। कबीर के धोखे के बाद प्यार मोहब्बत से तो उसका विश्वास ही उठ गया था। कम से कम अभय के सामने उसे दिखावे की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी ना। वो जैसा भी है कम से कम उसके सामने अपनी असलियत तो नहीं छुपाता है, अच्छा बनने का ढोंग नहीं करता है। उसके साथ रहने पर कम से कम उसे एक गिल्ट तो नहीं रहेगा कि वो अपने पति को उसके हक से वंचित रख रही है, और ना ही किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का अफसोस रहेगा। कबीर अपनी बालकनी में खड़ा था। सामने खुराना हाउस दुल्हन की तरह सजा था। बाहर जगमग करती रोशनी उसकी आंखों में चुभन पैदा कर रही थी और संगीत उसके दिल के दर्द को और बढ़ा रहा था। ये खुशियां उसकी थी जो आज किसी और को नसीब बन गई थी। उसका प्यार किसी और का होने वाला था। उसकी आंख इस ख्याल से नम होने लगी। तभी अभिमन्यु ने कमरे में प्रवेश किया। उसने कबीर को ऐसे देखा तो उसके पास चला आया। कबीर से उसकी नजरें मिली तो अभिमन्यु ने तंज किया, अरे तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है? मुझे तो लगा कि उसे किसी और का होते देखकर सबसे ज्यादा खुश तुम ही होंगे। बहुत तकलीफ हो रही है यार, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। उसे दूर कर दिया खुद से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरी धड़कनें भी उसी के साथ चली गई हैं। ऐसा क्या करूं मैं जो उसे किसी और का होते देखकर तकलीफ ना हो? मेरी जिंदगी है वो, कैसे अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर दूं? कबीर को ऐसे रोता देखकर अभिमन्यु ने उसे गले लगा लिया। हालांकि वो खुद भी उससे नाराज था, लेकिन अपने दोस्त को ऐसे तकलीफ में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। अब जब उसे किसी और को सौंपने का फैसला कर ही लिया है तो खुद को इतना मजबूत बना लो दिल की तकलीफ किसी को नजर ही ना आए। अगर प्रिया ने तुम्हारा दर्द समझ लिया तो फिर वो उस शादी को दिल से नहीं अपना सकेगी। उसके साथ उस लड़के की भी जिंदगी तबाह हो जाएगी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। अभिमन्यु ने उसके कंधे थपथपाते हुए समझाया। सानिया प्रिया के साथ लेटी थी। प्रिया की मानसिक स्थिति की वजह से चंचल जी ने उसकी अम्मी से इजाजत ली थी कि प्रिया की शादी तक वो खुराना हाउस में उसके साथ ही रहे। सानिया, एक सवाल पूछूं तुमसे, सच सच जवाब दोगी ना? प्रिया ने सीलिंग देखते हुए कहा। पूछो ना। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? नहीं, प्यार तो इबादत है, खुदा की दी सबसे खूबसूरत नेमत। सानिया ने कहा। फिर इस इबादत की सजा क्यों मिली मुझे? प्रिया रुआंसी हो गई। प्रिया तू। सानिया उसे कुछ समझाते समझाते रुक गई। प्रिया ने आगे कहना जारी रखा। उन्हें खुद से बढ़कर चाहा है मैंने, सिर्फ उनके साथ के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ऐसी कौन सी बात थी जो मैंने नहीं मानी उनकी? उन्होंने कहा कि मुझसे प्यार करते हैं, मैंने मान लिया। उन्होंने कहा कि हर कदम पर मेरा साथ निभाएंगे, ये भी मैंने मान लिया। पता है, कहते थे कि मुझसे दूर रह ही नहीं सकते, लेकिन मुझे छोड़ने में पल भर भी नहीं लगाया उन्होंने। मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देने का वादा किया था और उन्होंने ही सारी जिंदगी मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। उनका प्यार, उनकी बातें, उनका हर वादा सब झूठ था, एक बेहद घटिया झूठ। मैंने तो उनसे सच्चा प्यार किया था ना, फिर क्यों उन्होंने मुझे ये सजा दी? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? प्रिया के आंसुओं और उसकी बातों ने सानिया को भी रोने पर मजबूर कर दिया। वो उसे इस तकलीफ से निकालने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आज वो खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। प्रिया, भूल जाओ सब कुछ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के बारे में सोचो। सानिया सिर्फ यही कह पाई। कैसे सानिया? सुना था प्यार में किसी को भुला पाना मुश्किल होता है। अब समझ आया कि ऐसा क्यों होता है। क्यों कोई जान दे देता है किसी एक चेहरे के लिए, फिर चाहे वो चेहरा उसकी हर तकलीफ की वजह ही क्यों ना हो। वो तो मेरी हर सांस, हर धड़कन में बसे हैं, फिर कैसे भूल जाऊं उन्हें? मुझे नहीं पता कि किस तरह से उन्हें अपने दिल से निकाल पाऊंगी। कैसे भूल सकूंगी उनको? भूल भी पाऊंगी या नहीं? प्रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार भाई से मिलकर बात करनी चाहिए। हो सकता है सब ठीक हो जाए, सानिया ने हिचकिचाहट से कहा। ये बात कई दिन से उसके दिमाग में आ रही थी, लेकिन प्रिया से कहने की हिम्मत वो आज कर पाई थी। उसकी बात सुनते ही प्रिया के चेहरे पर तकलीफ की जगह सख्ती वाले भाव आ गए। नहीं, मैं अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बहुत प्यार कर लिया मैंने, अब उनके सामने अपने प्यार और खुशियों की भीख नहीं मांगूंगी मैं।
प्रिया गुस्से में बोली तो सानिया खामोश रह गई। कल से प्रिया और अभय का प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा था। इसके लिए अलग अलग लोकेशन सेलेक्ट की गई थी। आज फोटोशूट का दूसरा और आखिरी दिन था, जो खुराना हाउस में ही होने वाला था। प्रिया कमरे में रेडी होकर बैठी थी। ना चाहते हुए भी उसने आज फिर वो डायरी निकाल ली थी, जिसमें उसने कबीर की फोटोज को संभाल कर रखा था। इस वक्त वो एक एक फोटो को देखती और उस पर हाथ फेरती जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी यादों के साथ इतनी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सानिया और विराट अंदर चले आए। प्रिया, किन ख्यालों में खोई है तू, और ये किसकी डायरी है? बार बार बुलाने पर भी जब प्रिया की तंद्रा नहीं टूटी तो विराट ने उसके हाथों से डायरी छीनने की कोशिश करते हुए पूछा। किसी की नहीं, तुम बोलो क्या काम है? प्रिया ने झटके से अपने हाथ पीछे कर लिए और विराट से पूछने लगी। फिर पीछे क्यों छुपा रही है? विराट ने उसे घूरते हुए सवाल किया। एक मिनट, ये वही डायरी है ना जिसमें तूने भाईजान की पिक्चर्स लगा रखी हैं? अचानक से सानिया ने कहा तो विराट बुरी तरह चौंका। मैं सामान निकाल रही थी तो गलती से ये भी बाहर निकल गई। मैं इसे वापस रख ही रही थी, तब तक तुम लोग आ गए। प्रिया ने बात बनाने की कोशिश की, लेकिन सानिया और विराट दोनों ही सब कुछ समझ गए थे। अब ये सब चीजें सिर्फ तुम्हें तकलीफ देंगी, विराट ने एक सांस छोड़ते हुए कहा। नहीं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे ये सब तकलीफ नहीं दे सकता, प्रिया ने डायरी अंदर रखते हुए कहा। जब इससे कोई मतलब नहीं है तो वापस क्यों रख रही हो? फेंक क्यों नहीं देती इसको? विराट ने उसके चेहरे पर नजर जमाए कहा तो प्रिया ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आवाज भी इस वजह से तेज हो गई। विराट! उसने गुस्से में विराट को घूरते हुए उसका नाम लिया। एक डायरी तो तुझसे फेंकी नहीं जा रही और तू दावा कर रही है उन्हें भूल जाने का। ऐसे भुलाएगी तू उनको? विराट ने चिढ़ते हुए सवाल किया। ये सब बातें छोड़ो सानिया, तू ये बता कि तूने कबीर को बोल दिया है ना व्हाइट शर्ट पहनने को आज के फोटोशूट में? प्रिया ने बात बदलनी चाहिए लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। उसके दिल में क्या चल रहा है ये सानिया और विराट के सामने पूरी तरह आ गया। अभय, सानिया ने उसके होने वाले पति का नाम उसे याद दिलाया। हाँ, वही कहने वाली थी मैं, लेकिन गलती से। विराट ने उसकी बात काट दी और बोला, क्या कर रही है तू प्रिया? अगर तू इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो मत करना शादी। तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। अभय मेरे लिए बेस्ट है। हाँ, अभी मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसे और इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूंगी। किसे बेवकूफ़ बना रही है, हमें या खुद को? मैं जानती हूँ इस शादी का फैसला तूने गुस्से में लिया है। शादी ऐसे नहीं होती प्रिया। अब भी वक्त है, अपनी गलती सुधार ले, वरना पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। सानिया ने भी उसे समझाया तो प्रिया की आंखों में फिर से नमी उतर आई। वो सानिया के गले लग गई और रोते हुए बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था सानिया, जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने उन पर ट्रस्ट किया, पागलों की तरह उन्हें चाहती रही और वो मेरे प्यार मेरे भरोसे का फायदा उठाते रहे। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा मिल रही है मुझे? उसका लहजा टूटा हुआ था। सानिया और विराट दोनों ही उसके दर्द से तड़प उठे। प्रिया, प्लीज चुप हो जा। तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जानती है ये दुनिया बहुत बुरी है। ये अक्सर उन्हीं लोगों को सताती है जो मासूम होते हैं तेरी तरह। धोखा भी वही मिलता है जहां विश्वास हद से ज्यादा होता है। सानिया ने फिर से उसे समझाया और कमरे के बाहर चली गई। वो उसके सामने और बहादुर बनने का दिखावा नहीं कर सकती थी। ये समय उसके और विराट के लिए भी बहुत मुश्किल था। एक तरफ कबीर था जिसे वो अपने भाई के जैसा मानने लगी थी और उसकी बहुत इज्जत करती थी, तो दूसरी तरफ उसकी मासूम सी दोस्त थी जो बिना किसी गलती के सजा भुगत रही थी। सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि सब पहले की तरह ठीक हो जाए। शाम तक फोटोशूट खत्म हो गया। डिनर के बाद प्रिया गार्डन में टहलने चली आई। अंदर अभय और उसकी फैमिली थी, इसलिए वो बाहर चली आई। क्योंकि अभय की मौजूदगी से उसे घुटन महसूस होती थी। संयोग से कबीर भी वहीं था। प्रिया ने उसे नहीं देखा, लेकिन कबीर की नज़र प्रिया पर पड़ गई। वो ना जाने की सोच में डूबी हुई थी। उसे वहां पाकर कबीर एक साइड में छुपकर उसे देखने लगा। उसके चेहरे की उदासी और आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। ये देखकर कबीर को शर्मिंदगी होने लगी। इसकी वजह वो था जिस लड़की को उसने जिंदगी की हर खुशी देने का वादा किया था, उसे ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे दिया था। विराट डिनर करके खुराना हाउस से बाहर आया तो उसने भी प्रिया को अकेले देखा। वो उसके पास ही चला आया। क्या कर रही है यहाँ? अपनी बैचलर लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, प्रिया ने फीका सा मुस्कुराकर जवाब दिया। हमेशा खिलखिलाकर हंसने वाली प्रिया की ये हंसी कबीर को चुभी। रियली खुश है तू? विराट ने कबीर के मन में कई दिनों से चल रहा सवाल पूछ लिया। ऑफ कोर्स यार, क्यों खुश नहीं रहूंगी? शादी हो रही है मेरी। प्रिया के होंठों पर फिर उसी तरह दर्द भरी मुस्कान थी। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोल। तुझसे ज्यादा जानता हूं मैं तुझे, विराट ने कहा। जब जानता है तो फिर पूछ क्यों रहा है?
प्रिया ने भी उसी के अंदाज में कहा, एक बात बताएगी मुझे? प्रिया ने हुंकार भरी, क्यों कर रही है ये शादी? अबे तेरे लायक नहीं है और ना ही तुझे पसंद है। विराट की बात सुनकर कबीर हैरान रह गया कि आखिर विराट ऐसा क्यों कह रहा है। जो मेरे लायक था, मुझे पसंद था, उसने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अब मुझे अपनी पसंद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अभय डेढ़ की पसंद है। उन्होंने हमेशा मेरे लिए बेस्ट चूज किया है। प्रिया ने जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, जबकि अभय की सच्चाई उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। और तेरी चॉइस का क्या? एक बार धोखा खा लिया और हिम्मत नहीं है मुझ में। अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती और ना ही किसी पर ट्रस्ट कर पाऊंगी। प्रिया ने कहा तो कबीर को ऐसा लगा कि किसी ने उसका दिल बुरी तरह से मसल दिया हो। दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो आंखें भर आई। भाई ने जो किया गलत किया, लेकिन उस पर नाराजगी की वजह से खुद को क्यों टॉर्चर कर रही है? विराट कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि अभय के साथ प्रिया का फ्यूचर सेफ नहीं है, इसलिए वो उसे हर हाल में ये शादी नहीं करने देना चाहता था। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, खुद से हूँ, क्योंकि सारी गलती मेरी है। मैं ही ख्वाबों के आसमानों में उड़ने लगी थी, कभी ना कभी तो जमीन पर गिरना ही था। प्रिया ने कहा तो कबीर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसको ये पता था कि उसके लिए एक तरफा फैसले से प्रिया हर्ट हुई होगी, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से टूटी है, इसका अंदाजा उसे आज लग रहा था। उसने अपनी आंखों में आई नमी साफ करके निगाह उठाई तो नजरें अभिनव जी से जा मिली, जो प्रिया और विराट के पीछे खड़े न जाने कब से उनकी बातें सुन रहे थे। कबीर ने शिकायती निगाहों से उन्हें देखा। उन्होंने नजरें झुका ली तो कबीर वहां से चला आया। प्रिया और अभय की हल्दी और मेहंदी की रस्म हो गई थी। इस वक्त सब उसके संगीत के लिए इकट्ठा हुए थे। शादी कल थी। कबीर के दिल के हाल से अनजान गायत्री जी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आई। उनकी जिद से मजबूर होकर कबीर को ना चाहते हुए भी वहां आना पड़ा। उसे वहां देखकर प्रिया के पेरेंट्स के साथ साथ विराट और सानिया भी बुरी तरह चौंक गए, लेकिन कुछ नहीं कह पाए। कबीर अभिमन्यु के साथ खामोशी से एक तरफ आ बैठा और अपनी नजरें स्टेज पर जमा दी, जहां एक एक करके सब डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रिया की सहेलियों ने उसे लाकर कबीर से कुछ ही दूरी पर रखे सोफे पर बैठा दिया। प्रिया की नजरें झुकी हुई थी, इसलिए उसने कबीर को नहीं देखा, लेकिन कबीर का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। गार्डन वाली रात के बाद अब जाकर उसने प्रिया को देखा था, वो भी इस रूप में। आज वो भला की खूबसूरत लग रही थी। कबीर चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसे देख रहा था कि अभय की माँ उसके साथ आई और अभय को प्रिया के पास बैठा दिया। ये देखकर कबीर ने नजरें हटा ली। प्रिया को भी वहां बैठते ही बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसने धीरे से अपने आसपास देखा तो थोड़ी दूर बैठे कबीर को देखकर वो हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। वो ना जाने कब तक उसे घूरती रहती अगर सानिया ने उसे टोका नहीं होता। प्रिया क्या कर रही है? सानिया ने उसका ध्यान कबीर से हटाने के लिए कहा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा तो धीरे से बोली, भाईजान को चेकआउट करना बंद कर। आज तो दुल्हन है और सबकी नजरें दुल्हन पर टिकी होती हैं, तो प्लीज। ये आए क्यों हैं यहाँ? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने या मेरी अर्थी को कंधा देने? प्रिया ने कहा। उसकी आवाज तेज थी। वो तो अच्छा था कि उसी टाइम बज रहे तेज म्यूजिक की वजह से किसी और ने ये बात नहीं सुनी। जिसलिए भी आए हों तो उन पर ध्यान देना बंद कर। सानिया ने फिर समझाया। कबीर ने उस तरफ देखा। उसे उनकी बात तो नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन प्रिया के चेहरे को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि उसे उसका यहाँ होना पसंद नहीं आया। इसलिए वो वहां से बाहर चला आया। वो सीधे अपने कमरे में आ गया और शर्ट निकालकर बिस्तर पर फेंक दी। बहुत देर बाद भी जब उसे राहत नहीं मिली तो वो छत पर चला आया। संगीत कुछ घंटे बाद खत्म हो गया। प्रिया अब तक तो किसी तरह से वहां बैठी थी, लेकिन प्रोग्राम खत्म होते ही लॉन में चली आई। इधर कोई गेस्ट नहीं था, इसलिए उसे यही जगह सबसे बेस्ट लगी खुद के दर्द को बाहर निकालने के लिए। कबीर जिस बेचैनी से पीछा छुड़ाने के लिए घंटों से छत पर टहल रहा था, वो बेचैनी फिर से उसकी निगाहों के सामने आ खड़ी हुई। जब उसने प्रिया को अकेले लॉन में बैठे देखा, वो उसे देख ही रहा था, तभी अभय वहां आया। कबीर ने उसे देखकर वहां से जाने का सोचा, लेकिन ना जाने क्यों वहां से हट नहीं पाया। यहाँ किसका इंतजार कर रही हो तुम? तुमसे मतलब? प्रिया ने भी जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। वहां मुझे और मेरे पेरेंट्स को अकेला छोड़कर अपने उस लफंगे दोस्त के साथ आशिकी रचाना आई हो ना? अबे ने बेहद घटिया तरीके से कहा तो प्रिया ने उसे नफरत से देखा। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी सोच ही इतनी घटिया है। कहते हुए प्रिया ने हिकारत भरी नजरों से उसे देखा, मानो वो कोई गंदगी हो। जुबान संभाल कर बात करो वरना यहीं खामोश कर दूंगा। अभय ने धमकाया। क्या कर लोगे? हाँ बोलो। ज्यादा से ज्यादा शादी तोड़ दोगे ना, यही ना? प्रिया भी उससे डरने वाली नहीं थी। शादी नहीं तुम्हारी, ये अकड़ तोड़ूंगा, समझी? अभय ने कहा और उसे पकड़ लिया। प्रिया ने उसका हाथ झटक दिया तो वो गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतर आया।
प्रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कबीर शौक सा सब देखे जा रहा था। उसे अचानक से होश आया और वो बिना सोचे समझे छत की पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। इधर प्रिया की खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिशें जारी थी, लेकिन अभय की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो नशे में भी लग रहा था। कबीर कुछ ही पलों में नीचे उतर आया और तेजी से प्रिया की तरफ बढ़ गया। उसने अभय को पकड़कर एक तरफ झटका दिया तो वो एक बेंच से जा टकराया। कबीर ने गुस्से में उसे वापस उठाकर पटक दिया। अभय दर्द से कराह उठा, लेकिन कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी। शोर सुनकर अंदर जमा लोग भी बाहर आ गए। उन्होंने किसी तरह से उसकी पकड़ से अभय को छुड़ाया, वरना कबीर आज उसकी जान ही ले लेता। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे ये भी परवाह नहीं थी कि उसकी बाह पर लगे जख्म से खून बहना शुरू हो चुका था। सबने कबीर से उसके गुस्से की वजह जाननी चाहिए। वो कुछ कहता उससे पहले ही अभय ने उस पर और प्रिया पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उसका कहना था कि उसने प्रिया और कबीर को यहाँ एक साथ रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए कबीर ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ये सुनकर कबीर ने वापस उसे दो चार घूंसे लगा दिए। प्रिया चलो अंदर। चंचल जी और गायत्री जी ने प्रिया को कांपते देखा तो उससे बोली, नहीं मैं यहीं रहूंगी, मैं भी तो सुनूं कि इसकी सोच कितनी गिर सकती है। प्रिया ने अभय को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। वो अभय की हरकत की वजह से डरी हुई थी, लेकिन कबीर को अपने पास देखकर उसमें हिम्मत आ गई थी। प्रिया ये क्या बचपना है, चलो यहाँ से। चंचल जी नहीं चाहती थी कि प्रिया अपने ऊपर लग रहे इल्जाम को सुने। मम्मा प्लीज आज मुझे बोलने दीजिए। अगर आज मैं चुप रही तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी, प्रिया ने कहा तो चंचल जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो अभय की तरफ आई और उसे खींचकर एक चांटा लगा दिया। उसके इस कदम पर सब शॉक्ड रह गए। छुई मुई सी दिखने वाली लड़की के एक थप्पड़ से अभय लड़खड़ा गया। क्या कह रहे थे तुम? हाँ, मुझे और इनको तुमने साथ में पकड़ा है रंगे हाथों? ऐसा क्या कर रहे थे हम? उसने उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछा तो अभय घबरा गया। वो तुम, उससे कुछ बोला ही नहीं गया। तो प्रिया ने उसे उसी तरह घूरते हुए कहा, क्या हुआ? जुबान लड़खड़ा रही है, आगे शब्द नहीं मिल रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा था। उसने अपने हाथों से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ बैठी थी, तुम अपने घटिया इरादों के साथ आए और मेरे साथ। छी, ये झूठ बोल रही है। अभय ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए अपना बचाव करना चाहा तो प्रिया मुस्कुरा दी। अगर ये झूठ बोल रही है तो फिर आप सब यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। सच झूठ जो भी होगा सामने आ जाएगा। इस बार कबीर ने कहा तो अभय के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? बोलो, लगाओ और भी कहीं गंदे इल्जाम। प्रिया उसकी ओर घूरते हुए बोली, तुम बार बार मुझे शादी तोड़ने की धमकी देते थे ना, तो आज मैं तुम्हारा यह ड्रीम पूरा कर देती हूँ। मुझे भी नहीं करनी तुम्हारे जैसे घटिया, शक्की और मानसिक रूप से बीमार इंसान के साथ शादी, जो अपनी होने वाली वाइफ को इज्जत देना ना जानता हो, जो दोहरा चरित्र लेकर घूमता हो। तुम्हें क्या लगा बात बात पर मुझे ये धमकी देकर कि मेरे पापा की इज्जत को मिट्टी में मिला दोगे? तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे? भूल है तुम्हारी। मेरे डैड ने मुझे हालातों का सामना करना सिखाया है। मैं किसी लम्हे कमजोर पड़ सकती हूँ, लेकिन हार नहीं मान सकती। तुम्हारे जैसे इंसान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। प्रिया तू शांत हो जा, इसको इसके किए की सजा पुलिस देगी। मैंने कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। विराट ने प्रिया को शांत करवाते हुए कहा। अभय घबराकर अभिनव जी की तरफ आया और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। अभिनव जी ने उसे अपने पास देखा तो अपने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर उसके माथे पर लगा दी। ये देखकर सब डर गए। अभय के पेरेंट्स नरेंद्र जी से अभिनव जी को रोकने की रिक्वेस्ट करने लगे तो उन्होंने अभिनव जी के हाथ से गन ले ली। अभय ने जो किया उसका गुस्सा सभी को था, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता था कि अभिनव जी कानून अपने हाथ में लेकर खुद को गुनहगार बना लें। अभिनव जी नरेंद्र जी के समझाने पर किसी तरह से शांत हुए। जिस बेटी को उन्होंने आज तक एक खरोंच भी नहीं आने दी थी, उसके साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार उनका बस नहीं चल रहा था, वरना आज वो उसे जमीन में जिंदा दफना देते। विराट ने पुलिस को बुला लिया। अभय को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की, अभिनव जी और नरेंद्र जी से बार बार रिक्वेस्ट करते रहे उसे माफ करने की, लेकिन दोनों ने ही उनकी बात अनसुनी कर दी। वहां मौजूद लोग कानाफूसी कर रहे थे। कोई अभय को गलत ठहरा रहा था तो कोई प्रिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करता। सबूत के लिए पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज लेनी चाहिए तो पता चला कि आज की कोई फुटेज है ही नहीं। बस अभय को मौका मिल गया। उसने एक बार फिर जैसे ही प्रिया के बारे में गलत बोला, अभिनव जी ने उसे मारना चाहा, लेकिन तभी मिस्टर रायचंद ने उन्हें रोक लिया। बस करिए खुराना साहब, आप जबरदस्ती मेरे बेटे को गलत साबित नहीं कर सकते। उसने आज तक कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हमें उस पर शर्मिंदगी हो।
आप कहना क्या चाहते हैं? अभिनव जी ने पूछा। हालांकि वो कहीं न कहीं समझ चुके थे कि उनका मतलब क्या है। वही जो आप समझ रहे हैं। इस बार मिसेज़ रायचंद की तीखी आवाज़ गूंजी। सब उनकी ओर देखने लगे तो वो आगे बोलने लगी। अगर आपकी बेटी इतनी सती सावित्री है तो ये बताइए कि वो इस वक्त यहाँ अकेले क्या कर रही थी? वो भी अपने शादी के फंक्शन को छोड़कर। और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? वो भी बिना कपड़ों के। उन्होंने कहा तो कबीर के साथ सबका ध्यान उस पर गया। वो इस वक्त शर्टलेस था। मिसेस रायचंद फिर बोली, ये सब तो उसी तरफ इशारा करते हैं ना कि ये दोनों यहाँ गलत। टू बी कंटिन्यूड।